नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लेक्चर 25 चीटिंग, धोखाधड़ी धोखाधड़ी से फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस टॉपिक पर बहस व्याख्यान देंगे। चीटिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और चीटिंग को समझना आसान भी नहीं है और कई बार पुलिस जो है चीटिंग के केस को दर्ज करने में बड़ी परेशान करती है। परेशान क्या करती है? करती नहीं है। बहुत से लोगों को चीटिंग के इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं पता, चीटिंग क्या है, चीटिंग का इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए। अधिकतर क्या चीटिंग को और सिविल केसेस को एक साथ मिला देती है पुलिस। कई बार पुलिस ऑफिसर अच्छा इन्वेस्टिगेशन लंबा होता है, टाइम बहुत लगता है। इन्वेस्टिगेशन लंबा होता है, टाइम भी लगता है और सॉरी और हर एक के बस की इन्वेस्टिगेशन इसका करना है भी नहीं। कई बार लोग समझते हैं कि ये सिविल केस होगा और कई बार सच्चाई क्या है कि ये जो चीटर्स होते हैं ना, ये लोगों की हजारों की लाखों रुपए की चीटिंग करते हैं, तो इन पे पैसे की कमी तो होती नहीं। और वो व्यक्ति जो चीट होता है वो हर एक को पैसा भर नहीं सकता। तो आपने देखा होगा चीटिंग के केस जिसके साथ चीटिंग हो जाती है, मतलब ऐसी जमीन वो खरीद लेता है जो कि जमीन ऑलरेडी बिकी हुई होती है और दो दो एक ही प्रॉपर्टी को दो दो जगह बेच के मालिक फरार हो जाते हैं और वो आदमी धक्के खाता फिरता है जिसने बेचारे ने खरीदी है। जिंदगी भर की कमाई सारी उसकी उसमें चली जाती है और दोनों पार्टीज आपस में लड़ती है। तो इस चीटिंग को अधिकतर पुलिस ये कह के ये सिविल केस है, सिविल में जाओ, बरगलाती है। नहीं, जब आपके साथ कभी इस तरीके का केस हो तो सबसे पहले आपको चाहिए कि अगर पुलिस सुनती है तो ठीक है, क्योंकि हर आदमी पुलिस ऑफिसर चाहता है इन केसेस से बचे, क्योंकि इनमें इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम बड़ा लंबा है। तो आपको चाहिए कि आप अगर पुलिस नहीं सुनती है, थाना नहीं सुनता है या मुलजिम ऐसा रसूखदार व्यक्ति है, क्योंकि चीटिंग में ऐसे ही लोग आते हैं जिनको आजकल तो व्हाइट कॉलर क्राइम ज्यादा हो रहा है, ऐसे व्हाइट कॉलर क्राइम के लोग भी ऐसे घुस जाते हैं इसमें कि धोखाधड़ी करो, सेटिंग बैठा लो और करो। तो आपको ऐसे मामले में एसएसपी से शिकायत कर देनी चाहिए। हम तो ये आशा करते हैं कि एसएसपी 100% सुनते हैं। अगर सपोज करो एसएसपी भी आपकी नहीं सुनता, एसएसपी साहब आपकी नहीं सुनते, तो आपके पास एक रेमेडी और है कि आप जुडिशरी में चले जाएं और वहां पर एक कंप्लेंट डाल दें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। जो सेक्शन तो उसका अब नया बन गया है, लेकिन पहले 156(3) कहते थे उसको, वो सीआरपीसी में डाल देते थे। तो वो पुलिस तो मजिस्ट्रेट ये देख के चीटिंग बनती है, चीटिंग का केस रजिस्टर करने का, एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश कर देते थे। तो फिर पुलिस को मजबूरी हो जाती है एफआईआर दर्ज करना। तो इस माध्यम से भी एफआईआर चीटिंग के केस में कराई जा सकती है। तो आज हम यहाँ कोशिश करेंगे चीटिंग को समझें। और आजकल अभी कभी मौका लगेगा इसमें तो साइबर क्राइम के बारे में भी आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों के किस तरीके से पैसे ठगे जा रहे हैं, धोखाधड़ी छल कपट हो रही है। वो साइबर क्राइम भी हो, उसमें भी चीटिंग ही होती है। चीटिंग का फैक्टर हर एक में रहता है, बिना चीटिंग के फैक्टर को कुछ नहीं है। तो चीटिंग के बहुत केस कोर्टें भरी पड़ी हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इसमें हाथ डालते वक्त सिविल केस ना हो इसलिए वो करती है, लेकिन नहीं, सिविल की रेमेडी अलग होती है और क्रिमिनल की रेमेडी अलग होती है। क्रिमिनल में सजा का प्रावधान होता है और सिविल में केवल रिकवरी का प्रावधान होता है या राइट्स के एस्टेब्लिशमेंट का बात होती है। तो बात यह है कि आज हम समझते हैं चीटिंग की परिभाषा। चीटिंग की परिभाषा सेक्शन 318 318 में चीटिंग की परिभाषा दी गई है।
तो चीटिंग को समझें क्या है। मैं एक सिंपल शब्दों में बताता हूं आपको। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को बेचता है और उस वस्तु के अंदर जो डिफेक्ट है, मटेरियल डिफेक्ट्स हैं, उनका कंसीलमेंट करता है। और वो कंसीलमेंट ऐसा है जिससे मनुष्य को, दूसरे व्यक्ति को, जो खरीदार है, रॉन्गफुल लॉस होता है और जो बेचने वाला होता है उसे रॉन्गफुल गेन होता है। रॉन्गफुल किस लिए? जो पैसा आपके पास आना आना नहीं चाहिए था दूसरी पार्टी का, वो आपने गलत बातें बताकर उससे उसका पैसा ले लिया, तो ये तो हो गया रॉन्गफुल गेन। उसको, व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए था, तो उसको हो गया रॉन्गफुल लॉस। या कोई चीज आप ऐसी वो करते हैं डिफेक्ट को, जिससे कि वो आदमी आपकी बातों में विश्वास कर लेता है और आपकी स्टेटमेंट में आ जाता है और आपसे डील कर लेता है। जैसे आपका एक मकान है, आपने मकान वो ऑलरेडी बेच रखा है, या चलो ऐसे ही समझो, मकान आपने ऑलरेडी बेच रखा है लेकिन आप दूसरे को फिर भी बेच देते हो। उसे ये नहीं बताते कि मैंने इसे बेच रखा है और उससे पैसे ले लेते हो। यदि आप ये बता देते कि आपने बेच रखा तो वो आपसे खरीदता नहीं। जब इस तरीके से कंसीलमेंट ऑफ रियल फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स आप करते हैं विद इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने के उद्देश्य से, तब ये माना जाता है कि आप चीटिंग करते हैं। चीटिंग में सिविल का फैक्टर भी होता है, क्रिमिनल का भी होता है, लेकिन जहां चीटर का इंटेंशन स्टार्टिंग से ही डिसेप्टिव होता है, धोखा देने का होता है, तो वहां क्रिमिनल केस भी चल सकता है और सिविल केस भी चल सकता है। सिविल और क्रिमिनल केस में कोई बार नहीं है। जिस तरीके से पुलिस कई बार एक कि नहीं ये सिविल केस है तुम जाइए, नहीं, सिविल और क्रिमिनल दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रेमेडी ना मिले तो वहां से ले लें। अब इसकी डेफिनेशन जो दी गई है, एक सेक्शन पहले बहुत प्रचलित था, 420, 468, 471। 420 बेईमानी से, धोखाधड़ी से दूसरे को कर लेना, बेईमानी कर लेना, धोखाधड़ी कर लेना, और या नकली डॉक्यूमेंट बना के उनको कोर्ट में दाखिल कर देना, नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर किसी पार्टी को ठग लेना। जैसे कोई विल नकली बना ली, कोई सेल डीड नकली बना ली, ऐसे डॉक्यूमेंट बना के। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये आशा ना करें कि एक ही चैप्टर में, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। कोशिश करूंगा कि लेक्चर में खत्म करने की, लेकिन होगा नहीं। तो पहले छल की डेफिनेशन जो 318 में इन्होंने दी है, दोनों में पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ूंगा आपको, इंग्लिश में भी। Whoever by deceiving any person, हर शब्द को अपनी महत्ता है। fraudulently or dishonestly induces the persons so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he have not been deceived, so deceived, and which act or omission cause is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation, property is said to cheat. Explanation: a dishonest concealment of fact is a deception within the meaning of this section. हिंदी में पढ़ लें, हिंदी के स्टूडेंट को हिंदी में तो जैसे मैंने आपको बताया वही बड़ी बात है, वही समझ लें आप तो भी आप आ जाएगी बात। जो कोई व्यक्ति से प्रपंचना कर
उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्ण या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परित्यक्त कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या जानबूझकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या कार्य करने का लोभ करे जिससे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या करने का लोभ न करता। जिस कार्य का लोभ या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधित या संपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होना संभव है, वह छल करता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ आया समझ में? जो बैकग्राउंड में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी वो यही समझाने की कोशिश करी थी। पहले लेक्चर स्टार्ट करते वक्त ही मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी। तो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है जरा इस सेक्शन से ही सबसे पहले है इसमें डिसीविंग। डिसीव कब होता है आदमी? जब सच्चाई को छुपाया जाता है। कब होता है? जब सच्चाई को छुपाया जाता है तब वो डिसेप्शन कहलाता है। जब आप बात को पूरा न बताएं, अधूरा बताएं, अपने फायदे के लिए बताएं, अर्थात गुण दोष ना बताएं प्रॉपर्टी के खरीदार को। वैसे तो हमारे यहाँ रूल है कि क्रेता को खुद ही सावधान होना चाहिए, लेकिन कई बार क्रेता इतना सावधानी नहीं बरत पाता। तो यहां हमारा इसी को डिसीविंग को समझो पहले। डिसीविंग मीन्स कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, छिपाते हैं। फ्रॉडुलेंटली मन में दुर्भावना रखकर, कपट की भावना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना रखकर। डिसऑनेस्टली बेईमानी से प्रेरित होते हैं आप। इंड्यूसमेंट किसी से कहते हैं कि ये काम कर ले, मैं कह रहा हूं सही है, ये प्रॉपर्टी ले ले। इंड्यूसमेंट आप कह रहे हैं अपने मौखिक या एक्ट से, ये दर्शा रहे हैं कि मामला ठीक है। तो इंड्यूसमेंट इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। कॉज हार्म, डैमेज, लॉस, हार्म पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, मॉनेटरी लॉस पहुंचाते हैं। रॉन्गफुल गेन करते हैं, रॉन्गफुल लॉस करते हैं दूसरे को, जिससे उसे बॉडीली, मेंटली, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप चीटिंग करते हैं। उदाहरण है, आप एक आदमी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं सिविल सर्वेंट हूं यार, बहुत ही अच्छा इज्जतदार आदमी हूं। वो सोचता है कि आप ये तो यार सिविल सर्वेंट है, बहुत अमीर आदमी है, और कहता है मुझे ये चीज उधार दे दो। तो यही क्या कहा आपने? एक तो झूठ बोला उससे, आप आईएएस नहीं है, सिविल सर्वेंट नहीं है, और आपने झूठ बोला, और फिर उससे कहते हैं सामान दे दे, अर्थात उसको आप अबैट कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। वो आपकी बात मान के आपको सामान देता है, लेकिन आपका स्टार्टिंग से इरादा ये है कि आप उसे पैसे वापस, उसका सामान के पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने चीटिंग की है। गौर से समझ लें, सारे फैक्टर्स को याद रखें। दोबारा से बता रहा हूं आपको। डिसीविंग छुपाव करना, फ्रॉडुलेंटली कपटपूर्ण विचार करना, डिसऑनेस्टली बेईमानी से, इंड्यूसमेंट कोई बात इंड्यूस करना, मुख से, बॉडी की लैंग्वेज से, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, रॉन्गफुल गेन करना, रॉन्गफुल लॉस करना, और किसी को नुकसान हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप चीटिंग करते हैं। यदि आप किसी चीज पर गलत निशान बना देते हैं, मान लो चीज आईएस तो आई तो है नहीं, आप उसे आईएसआई का मार्क लगा देते हैं और कह देते हैं यार सब ये तो हल्दीराम साहब की चीज है, ये तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का माल है, और आदमी को आप भेड़ देते हैं ऐसी चीज। लेकिन सच्चाई क्या है कि उस पर जो मोहर आईएसआई की लगाई है वो गलत है,
और जो हल्दीराम का जो लोगो लगाया आपने वो गलत है। या किसी भी रेप्यूटेड कंपनी का, नाम नहीं लेते किसी का, रेप्यूटेड कंपनी का लोगो लगाया है, तो गलत है। अगर आप इस तरीके का काम करते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं और उस आदमी को चीज़ बेच देते हैं, तो ये समझा जाएगा कि आपने छल किया है। तो चीटिंग का हिंदी अर्थ है छल, तो आपने छल किया है। किसी व्यक्ति को आप डुप्लीकेट चीज़ दिखाते हैं, उसका सैंपल दिखाते हैं चीज़, जो कि वास्तव में वो चीज़ नहीं देने वाले आप, और डुप्लीकेट सैंपल दिखा के अपना माल उसमें बिगड़ते हैं, गलत माल देते हैं, तो भी वो चीटिंग कहलाएगा। एक आदमी एक सुनार के पास जाता है, सुनार के पास जाके वो कहता है देखो ये मेरी अंगूठी है, इसमें हीरे लगे हैं, आप रख लो। तो वो आदमी विश्वास करके कि हीरे लगे हैं, उसको 5 लाख रुपए देता है। वो टेस्ट करने में असफल होता है, पता लगता है ये हीरे नहीं थे बल्कि एक एक आर्टिफिशियल स्टोन्स है। तो ऐसा माना जाएगा कि वो चीटिंग करता है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप। एक आदमी सोने के जेवरात लेके जा रहा है, उसको उन्होंने बहुत सारा पानी चढ़वा रखा है। तो सोने के 2 टेस्ट होते हैं। एक तो है कि पूरा गला के टेस्ट कर लिया जाए, एक होता है रगड़ के टेस्ट कर लिया जाए, पत्थर पत्थर पर घिसते हैं। और वहाँ वो उस पे पत्थर घिसता है तो उस पे सोने की परत चढ़ी हुई है, वो ये सोना समझ के देता है। वो सब उसको आधा किलो सोना समझ के उसे पैसे देता है। लेकिन बाद में जब कई साल तक, कई महीने तक नहीं आता, तो वो पता लगता है कि ये तो यार मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। जो उसकी चेक कराता है, काट के देखता है, तो वो तो अंदर चांदी है या पीतल पे पानी है। तो ऐसा कार्य भी चीटिंग की श्रेणी में ही आता है। मान लो कोई आदमी कहता है कि भाई मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इतना पालन कर दिया है, आप लाइए मुझे पैसे दे दीजिए इतने हिस्से के। लेकिन हकीकत में उसने उन शर्तों का पालन किया नहीं होता और वो पैसे ले लेता है। तो ये भी जो है चीटिंग के में ही आएगा, चीटिंग का पार्ट है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को पहले ही बेच रखी है और दूसरे व्यक्ति को भी आप उसी प्रॉपर्टी को बेच देते हो, जबकि प्रॉपर्टी आप जानते हो कि पहले से बिकी हुई है, लेकिन उसे दूसरे व्यक्ति को बेच देते हो। और उससे पैसे ले लेते हो, तब ये समझा जाएगा कि ये चीटिंग है। एक संपत्ति है कि आप मालिक नहीं हो, आप उसके नकली कागज बनाते हो और उसे बेच देते हो, तो ये भी चीटिंग है। ये भी चीटिंग है। और जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। और जो आप उसे कोर्ट में दाखिल करोगे, जो मुकदमेबाजी चलेगी, तो भी गलत है। वैसे उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी, एक आदमी के पास जाता है, कहता जी प्रॉपर्टी बिकाऊ है क्या? वो कहता हाँ जी प्रॉपर्टी बिकाऊ है, ले लो। वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे चेक देता हूँ, चेक ले ले, 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। उसे चेक ले लेता है, बैनामा कर देता है, प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हो जाती है। वो इस दौरान उसको जो 50 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए दे देता है। 25 लाख रुपए देने के बाद उसकी नीयत खराब हो जाती है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और उससे प्रॉमिस पे प्रॉमिस करता रहता है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कर देते परसों दे देंगे।
जब वो बेर में पैसे मांगता है, वो नहीं देता, तो सिविल कोर्ट में एक मुकदमा डाल देता है कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि 3 साल में उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी, अगर आपने किसी को चीज बेची है या कुछ किया है, तो उसको आप मुकदमा जो डाल सकते हो, उसका 3 साल का एक पीरियड होता है। उस 3 साल के पीरियड में आपको अगर कोई रिकवरी सूट डालना है, तो 3 साल में डाल सकते हो। तो उसमें सिविल मुकदमा डाल देता है वो। सिविल में भी वो चीटर नहीं आता, सिविल में भी वो चीटर नहीं आता। वो मालिक बहुत परेशान है, वो सिविल में तो फंसाना ही चाहता है उसको, लेकिन क्रिमिनल में भी लाता है। वो क्रिमिनल लाता है, पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती। वो एसएसपी के पास जाता है, सबके पास जाता है। एसएसपी एक मिल जाता है समझदार सा, वो पढ़ता है, समझता है, अरे ये तो बड़ा मामला खराब है, तो एफआईआर के आदेश देता है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, उनकी नीयत खराब है, क्योंकि चीटर ने बहुत सारे पैसे मार रखे हैं, कुछ भी कर देता है। हो सकता है पुलिस की सेवा करता है, नहीं करता, लेकिन पुलिस काम नहीं करती उसका, वो परेशान है। वो फिर एसएसपी डीएसपी के पास जाता है। डीएसपी कहता है कैसे नहीं करेगी, देखते हैं। वो बुलाता है, वही बताओ, भाई इसको बुलाओ मुलजिम को। मुलजिम बुलाया जाता है। मुलजिम आके एक स्टाम्प पेश करता है 20 रुपए का, और कहता है जी मेरी, तो मैंने तो इसे पैसे दे दिए, मैंने तो जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसे पैसे दे दिए साहब। जबकि उसके वो जो चेक थे जो उन्होंने दिए थे, वो पहले डिसऑनर हो चुके हैं, वो पैसे दे चुके हैं, और ये जो कागज है इस पे इसके दस्तखत है, इसके दस्तखत है, इसके कागज के इस पे दस्तखत है, आप इसे चेक कर लो। तो एसएसपी डीएसपी कहते हैं उनसे, देखो जी आपने तो ले रखा है, तो कहते हैं जी मुझे कागज दिखाओ। जो मालिक होता है वो कहता है ये मेरे दस्तखत नहीं है। तो वो उससे कहते हैं, जो चीटर है, कि भाई ये तो मना कर रहा है मालिक, तो इस पे इसके दस्तखत नहीं है, सॉरी। ये तो मना कर रहा है कि इसके दस्तखत नहीं है, आप ये कह रहे हो इसके दस्तखत है, मामला कैसे हो? लेकिन डीसीपी समझदार था। तो डीसीपी पूछता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कहाँ है? मुलजिम से पूछता है, सस्पेक्ट से पूछता है। वो कहता है जी ये तो मुझे तो फोटो कॉपी देके चले गए थे, और 25 लाख लिख के दे गए थे, 25 लाख मैंने प्राप्त कर लिए, बात खत्म सर। वो कहते हैं देखो भाई हम आपको अरेस्ट तो करते नहीं अभी, अच्छा हो कि आप इनके पैसे लौटा दो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई होगी तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन मुलजिम शातिर है, वो बाज नहीं आता। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन डीएसपी साहब डीसीपी साहब आज्ञा देते हैं उसको कि जाओ भाई इसकी चेक करो कि ये इसने स्टाम्प कहां से खरीदा। एक तो इस बात की तायद करिए कि इसने स्टाम्प कहां से खरीदा, और इसके ऊपर नोटरी की मोहर लगी हुई है, उस नोटरी का रजिस्टर चेक करिए। उस नोटरी का रजिस्टर चेक करिए। पुलिस जाती है, नोटरी बड़ी मुश्किल से है, कुछ भी देने को तैयार नहीं है, ना स्टाम्प वाला बताने को तैयार है, वो मुलजिम के इतने फेवर में है कि बताने को तैयार नहीं। लेकिन पुलिस उनको एक नोटिस देती है, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, उसमें वो लाते हैं। तो क्या होता है कि नोटरी के रजिस्टर में दस्खत बने हुए थे मालिक के, जो मेल बेचने वाला था उसके दस्खत थे। तो बेचने वाले को जब सिग्नेचर की फोटोकॉपी दिखाई जाए, तो वो तो कहता है मेरे दस्खत नहीं है, तो वो रजिस्टर कब्जे में ले लिया जाता है नोटरी का। उससे बात की जाती है जिसने स्टाम्प बेचा था, तो वो कहता है जी मैंने तो अपने पड़ोसी फलाने फलाने को बेचा था ये स्टाम्प। जिसने स्टाम्प बेचा है और वो उसका पड़ोसी है, तो वो उसको चेहरे से जानता है, क्योंकि जी मैंने मालिक को नहीं बेचा, मैं तो इसको बेचा, ये उनके नाम से लेके गया मुझसे। तो ये दो बातें रिकॉर्ड पर रख के पुलिस उन, जो फोटोकॉपी थी,
एक तो जो बेचने वाला था, क्योंकि फोटोकॉपी उसने पेश की थी और कह दिया था असल तो मुझे दी के नहीं गया मालिक। तो उसने क्या किया, पुलिस ने क्या किया उसमें, उसने पुलिस ने जो नोटरी का रजिस्टर मिला था जिस पे शिकायतकर्ता के दस्तखत दिखाए जा रहे थे, जो कि नकली थे, उसको लिया और शिकायतकर्ता की एडमिटेड राइटिंग उसके बैंक से लिए, उसके सिग्नेचर, और शिकायतकर्ता से भी सिग्नेचर कराए और मुलजिम से भी करा लिए। इन सब सिग्नेचर्स को कराने के बाद में वहां भेजा गया एफएसएल एक्सपर्ट को। एफएसएल एक्सपर्ट ने यह कहा कि ये सिग्नेचर जो नोटरी के रजिस्टर पे है, ये शिकायतकर्ता के सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब कागज उसने दाखिल किया, ओरिजिनल वो देता नहीं है, तो उसने वो नकली डॉक्यूमेंट बनाया। तो इसलिए वो पकड़ा गया व्यक्ति, पकड़ा गया, जेल गया और 80 दिन जेल रहकर आया। 80 या 90 दिन वो जेल रहा। अब मुकदमा चल रहा है। तो चीटिंग को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, और इसको सिद्ध करने के लिए, इसकी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बड़ा इंटेलेक्चुअल आईओ चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये छोटे मोटे केस नहीं है जो 15 दिन में 20 दिन में आप निकाल लोगे इनको। अब देखिए सिविल केस भी लग रहा है, क्रिमिनल भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि उसने वो डॉक्यूमेंट के कागज नकली बना लिए, उसने चेकों का पेमेंट तो करा नहीं, प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच दी। चेकों का पेमेंट नहीं करा, प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच दी, और दूसरे उसके सिग्नेचर बना के और ओरिजिनल पेश नहीं करी, नकली पेश किए और स्टाम्प जिससे खरीद के लाया। कायदे में जो आदमी को कोई एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना होता उसी को स्टाम्प खरीदने, वो खुद खरीद के लाया, जानबूझ के कह दिया जी खो गए तो उसे पता है कि फोटो कॉपी पर कभी भी ओपिनियन नहीं आ सकती। ओपिनियन, राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। टॉपिक लंबा हो जाएगा, बस यहीं विराम देता हूं। तो जो कोई ऐसा छल करेगा, ये वाला नहीं, और हल्के वाले छल की बात कर रहा हूं, जो कोई चीटिंग करेगा, ऊपर वाली चीटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ाई गई है, तो वो 3 साल तक की सजा का जिम्मेदार होगा। तो चार्जशीट में सेक्शन क्या लगा, 318 सबसेक्शन 2। डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो तो डेफिनेशन पढ़ने के लिए होता है, लेकिन जिसमें सजा का चैप्टर होता है चार्जशीट उसमें दाखिल की जाती है, जो सजा का सेक्शन होता है, तो इसमें 318 2 लगेगी। अगर इस तरीके की सिंपल, अगर ये वाली नहीं जो चीटिंग मैंने लास्ट में बताई है, पहले वाली जो बताइए। जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा, यह संभव है कि जानते हुए कि उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, अर्थात रॉन्गफुल लॉस, या रॉन्गफुल लॉस का कंसेप्ट आ गया, सेक्शन और बढ़ गया। हित और व्यवहार से जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष, अब 5 वर्ष तक की हो जाएगी। लेकिन लास्ट वाला सेक्शन खतरनाक है। मैंने जो आपको उदाहरण दिया था वो लास्ट वाले सेक्शन का है, मैंने जो आपको उदाहरण दिया वो लास्ट वाले सेक्शन का है। Whoever cheats or thereby dishonestly induce the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of the valuable security. वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या है, ये जो जैसे डॉक्यूमेंट बना है वो वैल्यूबल सिक्योरिटी है, लेकिन नकली बनाया गया है इसलिए वैल्यूबल सिक्योरिटी है वो। अगर वो असली होता तो वैल्यूबल सिक्योरिटी होता, लेकिन नकली है तो खत्म। वैल्यूबल सिक्योरिटी जिसका यूज किया जा सके किसी प्रोसेस में, किसी कार्रवाई में, वैल्यूबल सिक्योरिटी। और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड और विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। अब वो क्या था, उसने जो डॉक्यूमेंट पेश किया वो वैल्यूबल सिक्योरिटी बन जाता। अगर सच्चा डॉक्यूमेंट था तो वैल्यूबल सिक्योरिटी था, लेकिन क्योंकि नकली था इसलिए नहीं था, चीटिंग है।
चीटिंग का भी गंभीर रूप है। Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to the fine. जो कोई छल करेगा तदेव द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा, अबैटमेंट करेगा, वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी को मूल्यवान प्रतिभूति को, यहां है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जब वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला होगा तो ये गंभीर हो जाएगा, या किसी से छोटी मोटी चीटिंग का मामला होगा तो हल्की सजा है, ऊपर 2 में आएगी। उससे थोड़ा कैला है, रॉन्गफुल लॉस का है तो 3 में आएगा, सबसेक्शन 3 में आएगा। और ज्यादा डेंजरस है जहां प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ऐसी प्रॉपर्टी का मामला है जहां प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, लाखों करोड़ों रुपए की ऐसी संपत्ति इन्वॉल्व होती है जिसमें लिखा पढ़ी जरूरी होती है और जिसमें क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मामला हो, तब ये जो है इसके अंदर 318 का सबसेक्शन 4 लगेगा, जिसे पहले 420 कहते थे। क्या कहते थे? जिसे पहले 420 कहते थे। 420 अब क्या है इसके लिए? 318 सबसेक्शन 4 फॉर 420, तो उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। फिलहाल टॉपिक इतना ही, अगले टॉपिक में देखते हैं क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अभी हम आएंगे, देखेंगे 318 के बाद में नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि इसके और जो स्वरूप हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।